वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज की मेरी इस ऑनलाइन क्लास की वीडियो का टॉपिक है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हिंदी में हम इसे कहेंगे ऑक्सीकारी श्वसन। और इस ऑक्सीकारी श्वसन को समझाने के लिए जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट थ्योरी दी गई कीमिया ऑस्मोटिक थ्योरी मिशेल के द्वारा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हम कहते हैं रसायन परासरणी सिद्धांत। क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? जैसे कि ये डेफिनेशन यहाँ लिखी गई है, सिंथेसिस है एटीपी का फ्रॉम एडीपी एन अनऑर्गेनिक फॉस्फेट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ कोएंजाइम बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस, जिसे हम कह रहे हैं ऑक्सीकारी श्वसन। पूरी प्रोसेस जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, तो हम कह सकते हैं हिंदी में इसको माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन के दौरान एटीपी और अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण कहलाती है। तो एटीपी का संश्लेषण जो है, उसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जो होती है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर संपन्न होता है रेस्पिरेशन के दौरान। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट स्टेप है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्रिया में जब एटीपी का निर्माण होता है तो उसके लिए जिम्मेदार होता है एंजाइम एटीपीएस। जब इस एटीपीएस के साथ F0 F1 ये कपलिंग फैक्टर है, ये एक तरह से ये मान लीजिए कि इसको एक्टिवेट करने का, एक्टिवेटर का काम करते हैं इस एंजाइम को, वो हैं। तो F0 F1 जो पार्टिकल्स हैं ये कपलिंग फैक्टर के रूप में इसमें जुड़े रहते हैं। इसको हिंदी में हम युग्मी कारक कहते हैं। तो जब एटीपीएस इनके साथ जुड़ता है तो हम इसको कहते हैं एटीपी सिंथेटेस। ओके, एटीपीएस भी अगर लिखा हुआ है तो गलत नहीं है, यानी एटीपीएस और एटीपी सिंथेटेस सेम है। जब एटीपीएस के साथ ये कपलिंग फैक्टर जुड़ते हैं तो हम इसको कहते हैं एटीपी सिंथेटेस। तो इनका जुड़ना भी ज़रूरी है क्योंकि इसको एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो इनका काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर एटीपी के संश्लेषण को उत्प्रेरित करना। कोई भी एंजाइम जो होता है उसका फंक्शन ही होता है, कोई भी रिएक्शन जो होती है, जो कोई भी जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको कैटेलाइज करने का काम करना, उसको उत्प्रेरित करने का काम करना। तो ये काम एटीपी निर्माण के लिए, एटीपी निर्माण में एटीपीएस या एटीपी सिंथेटेस का होता है। एटीपी का जब संश्लेषण होता है तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जब होता है उसके दौरान होता है। ये ईटीएस सिस्टम, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, पूरा ईटीएस मैंने पढ़ाया है वहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ये भी मैंने आपको बताया था कि एंजाइम्स के और को एंजाइम के 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन 5 कॉम्प्लेक्स से होता हुआ इलेक्ट्रॉन जो है वो गुजरता है और एंड में जाके एटीपी का, जब कॉम्प्लेक्स 5 में पहुंचता है तो एटीपी का निर्माण करता है। तो अगर हम NADH के ऑक्सीडेशन की बात करें तो एक एटीपी का निर्माण होता है कॉम्प्लेक्स 1 से, जब वो कोएंजाइम यूबीक्विनोन या यूबीक्विनोन को दे देता है तब होता है। एक एटीपी बनता है कॉम्प्लेक्स 3 से, जब साइटोक्रोम C को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। और तीसरा एटीपी तब बनता है जब साइटोक्रोम A से ये साइटोक्रोम A3 को इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, लेकिन जब FADH2 के ऑक्सीडेशन की बात होती है तो ये वाला प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि FADH2 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स सेकंड में उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 3 को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ये और ये प्रोसेस होता है, यानी 2 एटीपी का निर्माण ये करता है। ये मैं पहले आपको पूरा समझा चुकी हूँ। NADH2 से 3 एटीपी बन रहे हैं और FADH2 से 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान एटीपी बनती है। तो ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के दौरान जो एटीपी का संश्लेषण होता है, इसको समझाने के लिए 3 क्रियाविधि प्रस्तुत की गई। पहली थी केमिकल कपलिंग हाइपोथेसिस, जिसे हम हिंदी में कहेंगे रसायन युग्मी परिकल्पना। दूसरी थी विन्यासित परिकल्पना, जिसे कॉन्फॉर्मेशनल हाइपोथेसिस कहते हैं। और तीसरी परिकल्पना है रसायन परासरणी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहती कीमिया ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। 2 सिद्धांत जो हैं उनको इतनी मान्यता नहीं मिली है। ये एक अप्रोप्रिएट हाइपोथेसिस है इस फॉस्फोरिलीकरण को समझाने के लिए। तो
हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे और आपके सिलेबस में भी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मेंशन की हुई है, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिद्धांत जो होता है, जैसे कि अभी मैंने कहा, व्यापक स्तर पर इसको स्वीकार किया गया है। ये सिद्धांत माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को समझाने में, एटीपी के संश्लेषण को समझाने में के लिए समझाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है और फोटोफॉस्फोराइलेशन की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। ये मैं आपको फोटोसिंथेसिस के दौरान बता चुकी हूँ। ठीक है, तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एटीपी का निर्माण पूरा मैंने वहाँ पर आपको बता दिया है। अभी मैंने कहा जैसे कि एटीपीएस एंजाइम जो है वो एटीपी के निर्माण में भाग लेता है, तो वो एटीपीएस एंजाइम की एक खास बात है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार हम सारा पढ़ रहे हैं कि ये रिवर्सिबल होता है, व्युत्क्रमणीय होता है। व्युत्क्रमणीय यानी एटीपी का निर्माण भी करता है और एटीपी को तोड़ने का काम भी करता है। ठीक है, तो जब ये एंजाइम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलता है एटीपीएस, तो एटीपी का निर्माण करता है और वाटर बाहर निकलता है। तो यानी कंडीशन कैसी होगी? डिहाइड्रेटेड। ठीक है, डिहाइड्रेटेड जब अवस्था है, कंडीशन है, तो एटीपी का संश्लेषण हो रहा है, किसके द्वारा? एटीपीएस एंजाइम के द्वारा। ओके, इसके विपरीत जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो जाता है, यानी कि वाटर है ना, वाटर इसमें जुड़ता है, तो किसका निर्माण हो जाता है? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का। तो एटीपी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस यानी टूट जाता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अलग कर देता है। एक फॉस्फेट उसमें से डाइफॉस्फेट हो जाता है ट्राई से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। एटीपी का निर्माण जो होता है वो डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है और एटीपी का स्प्लिट या उसका टूटना हाइड्रेटेड कंडीशन में होता है, यानी वाटर जब मौजूद होता है। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस जिन मेम्ब्रेन पर संपन्न होती है उसे कपलिंग केमी है। इस तरह से मैं बोलूँ, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के अनुसार ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की क्रिया जहाँ पर संपन्न होती है उसे हम कपलिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है ये मैंने आपको पहले बताया है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, सेम क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वहाँ पर संपन्न होती है और क्लोरोप्लास्ट की थाइलेकोइड में, पूरा मैं डिटेल आपको पढ़ा चुकी हूँ, थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर वगैरह सब बता चुकी हूँ, मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। उसको हम कपलिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये फिर 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को पीटर मिशेल ने 1961 में प्रपोज किया था। उनके अनुसार एटीपी का सिंथेसिस के लिए प्रोटॉन्स के द्वारा उत्पन्न बल है, जिसे कहते हैं पीएमएफ या प्रोटॉन मोटिव फोर्स। प्रोटॉन मोटिव बल इसे हम कहते हैं, प्रोटॉन के द्वारा उत्पन्न होने वाला बल है। इन एब्रीविएशन इसका पीएमएफ है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस कहती है कि प्रोटॉन का ट्रांसफर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन से इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अगर यहाँ बताऊँ तो ये अगर इनर मेम्ब्रेन की संरचना है और ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, यूनिट मेम्ब्रेन की बनी होती है, लिपिड की बाइलेयर यहाँ मौजूद रहती है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है और ये इनके बीच क्या एक स्पेस है, राइट। तो ये पूरी प्रक्रिया जो हो रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वो इनर मेम्ब्रेन में हो रही है। तो इनर मेम्ब्रेन से प्रोटॉन्स जो होते हैं वो इधर यहाँ पर है ना, अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन से निकलते हैं और इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस यानी दो मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में उनको भेज दिया जाता है। तो ये प्रोटॉन्स एक्चुअली हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है, हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है। तो जो ये फिर एक बल उत्पन्न कर देते हैं जिसे कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और इससे क्या होता है कि एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है
ATPase सिंथेटिक एंजाइम या जो भी कॉम्प्लेक्स होता है उसके द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हाइपोथेसिस, सिंपल सी हाइपोथेसिस है। इस हाइपोथेसिस का जो मेन पॉइंट है वो ये कि प्रोटोन मोटिव फोर्स, प्रोटोन के द्वारा उत्पन्न जो बल है वो एटीपी सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होता है। जब प्रोटोन का इकट्ठा हो जाता है, जब इनर दो मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटोन इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो प्रोटोन जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटोन ग्रेडियंट के कारण इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पीएच को कम कर देते हैं। ठीक है, और हाई हो जाती है पीएच कहाँ पर, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। ये इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, तो ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया, ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, चूंकि यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स हो गया यहाँ पर, है ना। तो इनर मेम्ब्रेन का ये वाला साइड जो है बाहर की तरफ, इसका जो साइड है वो इंटर स्पेस है दो मेम्ब्रेन के बीच का, और अंदर का साइड जिसको एम फेस कहते हैं मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। तो माइट्रिक्स यहाँ पे तो पीएच हाई हो जाती है और यहाँ पीएच हो जाती है लो। ठीक है, तो क्या होता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो एक्चुअली प्रोटोन के लिए इम्परमिएबल होती है, जो कि यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट भी है, जो प्रोटोन वापस अंदर ना आ जाए। तो प्रोटोन ग्रेडियंट और मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या, इम्परमिएबल, वो आप अंदर आने नहीं दे रही है। ये प्रोटीन मोटिव फोर्स जो होता है वो होता है ना। प्रोटोन मोटिव फोर्स कैसे उत्पन्न हो रहा है, मेम्ब्रेन की इम्परमिएबिलिटी के कारण और प्रोटोन के इकट्ठे होने के कारण, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण और पीएच के लो होने के कारण। तो ये एटीपी सिंथेसिस को उत्पन्न करता है, ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो एटीपी का संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो पीएच का जो ग्रेडियंट उत्पन्न हो रहा है वो एक बैटरी का काम करता है ना। प्रोटोन का इकट्ठा होना और मेम्ब्रेन का जो उसका जो पोटेंशियल है वो तो मोटिव फोर्स उत्पन्न कर देते हैं, और जो पीएच का जो ग्रेडियंट उत्पन्न हो रहा है वो किसकी तरह एक्ट करता है, बैटरी की तरह। तो वो क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी टू प्रोड्यूस एटीपी। ठीक है, जो बल है वो ग्रेडियंट एक बैटरी की तरह, यानी वो सारा जो एनर्जी जो है वहाँ उसमें आ जाती है और वो फिर एटीपी प्रोड्यूस करने में मदद करती है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे भी क्लियर कर दूँ कि ये इस तरह से, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये जो स्पेस है ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है ना, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ओके, तो ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। ये वाला भाग है मैट्रिक्स, है ना। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो यहाँ पर हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं वो हाइड्रोजन को रिलीज करते जा रहे हैं, है ना। एक स्टेज के बाद, ये मैं ईटीएस में आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन जो इकट्ठे हो जाते हैं, और ये मेम्ब्रेन जो कि इनके लिए इम्परमिएबल है, ये वापस इसमें इसके पास इस अंदर नहीं आ पा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये नहीं जा पा रहे हैं, ये इसको बाहर ही निकालती है। तो ये इन सबके कारण जो ये ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है, ये ग्रेडियंट जो है वो आगे चलकर एटीपीएस के द्वारा एटीपी का निर्माण करने में मदद करता है। इसको आगे डिटेल में डायग्राम में आपको समझाऊंगे। तो कीमिया हाइपोथेसिस के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो चेन है और एटीपीएस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकली ओरिएंटेड होते हैं, है ना। अगर वो इनर मेम्ब्रेन में, अभी जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया, है ना, इस तरह से ये इनर मेम्ब्रेन है, तो ये इस तरह से यहाँ पर ये ट्रांसफ़र की चेन है, फिर यहाँ पर एटीपीएस रहेगा, फिर ट्रांसफ़र की चेन है, फिर एटीपीएस, उसका एक सिमिट्री है, इस सिमिट्रिकल ये यहाँ पर मौजूद हो रहा है।
अगर ये रैंडम होगा, रैंडम अरेंजमेंट होगा, तो ये एटीपी का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ये सिंपल टर्म में अगर मैं आपको बताऊं कि कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 इनका एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि एक 1 2 3 है और सीधे 5 आ गया और 4 नहीं आया। तो ये इनका एसिमेट्रिकल ओरिएंटेशन इसमें रहता है। और ये एसिमेट्रिकल ओरिएंटेशन जो है वो रिक्वायरमेंट होता है पीएच ग्रेडियंट के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पीएच का ग्रेडियंट, यानी इनके कहने का मतलब प्रोटॉन के द्वारा जो फोर्स उत्पन्न हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि लिखा गया है, रैंडम अरेंजमेंट वुड नॉट रिजल्ट इन ए नेट ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन एंड देयरफॉर नो प्रोटॉन मोटिव फोर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो इनका सिमेट्रिकल ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन जो है वो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 और 5 पर जाकर एटीपीएस का संश्लेषण। तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका एक एसिमेट्रिक ओरिएंटेशन होना, एक विन्यास होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं कि इनका एक वेक्टोरियल संबंध, सदिशात्मक जो है वो एक संबंध होता है, रैंडम नहीं होता है। ये इस चित्र के द्वारा आप इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो कीमोऑस्मोटिक थ्योरी होती है, जैसा कि इसमें NADH से O2 तक क्योंकि वाटर का निर्माण करना है तो O2 ऑक्सीजन तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन तक पहुंचाने के लिए हमको एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे चेन से गुजरते हैं और बाद में जाके जो होता है वो वाटर का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, ईटीएस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, आप यहाँ देखेंगे ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इनर मेम्ब्रेन को मैग्नीफाई करके दिखा गया है। उसकी जो उस पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट विकसित हो रहा है। प्रोटॉन का ग्रेडियंट कैसे विकसित हो रहा है, आप यहाँ देखिए प्रोटॉन ही प्रोटॉन है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो क्या बोलेंगे पेयर है ना, जो पेयर में जो इलेक्ट्रॉन का पेयर निकल रहा है 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ, तो उस पेयर के 3 बार जैसे निकल रहा है NADH में, तो 6 प्रोटॉन का निर्माण कर देगा। ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है, तो 6 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो निर्माण होगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन की आउटर साइड, भीतरी सतह से बाहरी सतह यानी भीतर और बाह्य कला के बीच का जो स्पेस है ना, ये बाह्य स्पेस है। यहाँ पर ये प्रोटॉन्स जो हैं वो आ जाते हैं, कहें कि सीक्रेट हो जाते हैं इनर मेम्ब्रेन से, ये बाहरी सरफेस पर सीक्रेट हो जाते हैं। ठीक है, बाहरी सरफेस कहाँ पर है, बाहरी सरफेस क्या चीज़ है, बाहरी सरफेस जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का, जिसे हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस भी कह रहे हैं। तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है, जैसा कि मैंने कहा कि एक विशेष रूप से ओरिएंटेशन इसमें होता है, विशेष रूप से विन्यासित है। इसमें प्रोटॉन केवल बाहर की ओर तो जा सकते हैं, ये प्रोटॉन बाहर की तरफ गए हैं, लेकिन ये अंदर नहीं आ सकते, है ना। अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बोला कि ये इम्परमिएबल है उनको अंदर लाने के लिए। तो प्रोटॉन का जो फ्लक्स जिसे कहेंगे, जो बहिर्गमन हो रहा है, वो उसका कारण ऐसे बताया जाता है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि यूबिक्विनोन के ऑक्सीकरण अपचयन के फलस्वरूप होता है। अब आप थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर लेंगे अगर, तो ईटीएस में मैंने बताया था कि जैसे यूबिक्विनोन से इलेक्ट्रॉन पास होता है, हाइड्रोजन रिलीज होता है वहां से। तो बाह्य सतह पर जो हाइड्रोजन इकट्ठे होने शुरू हो गए, यानी प्रोटॉन जो इकट्ठे होने शुरू हो गए, उसके कारण बाह्य और भीतरी यानी आउटर और इनर जो मेम्ब्रेन है उसके मध्य में प्रोटॉन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उत्पन्न हो गया। अब पूरा यहाँ पर ये एक ग्रेडियंट यहाँ पर उत्पन्न हो गया, और ये जो ग्रेडियंट जो स्टैब्लिश हुआ
वो प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उस ऊर्जा को हम कहेंगे विद्युत रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। अभी इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि पीएच डाउन हो रहा है, ग्रेडियंट हो रहा है, और पीएच ग्रेडियंट बैटरी की तरह काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी प्रोटॉन यहाँ पर इकट्ठे हुए, कहाँ पर इकट्ठे हुए, इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस पर, उनके कारण एक विद्युत रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न हो गई। और इस प्रकार ये जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिसे हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक केमिकल पोटेंशियल जो प्रोटॉन का है, उसके कारण मोटिव फोर्स उत्पन्न हो गया। और इसके फलस्वरूप जो प्रोटॉन है वो भीतर की ओर कहें कि धकेल दिए जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। तो जितने भी प्रोटॉन यहाँ इकट्ठे हुए, ये प्रोटॉन अंदर की तरफ आ जाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 5 है, ठीक है। तो 1 2 इधर 1 2 3 जो भी जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस से होता हुआ ये इलेक्ट्रॉन अब कॉम्प्लेक्स 5 में आ रहा है। और इधर आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये F1 पार्टिकल, ये ऑक्सीसोम्स वाला भाग है, जहाँ पर कि ये एटीपी का संश्लेषण संपन्न होगा। क्रिस्टी वाला पार्ट आप सोच सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी वाला पार्ट, ठीक है। तो इस प्रकार क्या उत्पन्न हुआ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन केमिकल पोटेंशियल के कारण प्रोटॉन मोटिव फोर्स उत्पन्न हो गया। इसके फलस्वरूप प्रोटॉन जो है वो अंदर की तरफ आ गए। और एटीपीएज एंजाइम जो है उसने यहाँ पर एटीपीएज आप देखिए, F1 और F2 कपलिंग फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कह रहे हैं एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। और ये एटीपी सिंथेटेज एंजाइम जो है वो एटीपी का संश्लेषण कर देता है। फिर दोहरा दूंगी, यहाँ पर डिहाइड्रेटेड कंडीशन में, वाटर इसमें शामिल नहीं है। तो इस तरह से ये यहाँ पर आप देखेंगे एटीपी है, इसको मैं एनलार्ज कर दूं थोड़ा सा, आप देखें तो यहाँ पर ये एटीपी एडीपी है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एटीपी का। वाटर यहाँ पर नहीं बना हुआ है, ठीक है। अगर इस एटीपी से जब एडीपी का निर्माण होगा तो वाटर जो है वो यूज होगा, तब वाटर का यूज होगा। तो डिहाइड्रेटेड कंडीशन के अंदर इसका निर्माण होता है, एटीपी का निर्माण होता है। तो इस तरह यहाँ पर एटीपी का संश्लेषण हो गया। तो अब इस प्रक्रिया के दौरान F1 कणों के माध्यम से F0 कणों में केवल एटीपीएज एंजाइम तथा एडीपी और पीआई की उपस्थिति में ही प्रवेश करते हैं, क्लियर। तो जो प्रोटॉन होते हैं वो F0 और F1 कणों के माध्यम से ही एटीपी का संश्लेषण करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये एक एक्टिवेटर का काम करते हैं, एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करते हैं। ये प्रोटॉन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल का निर्माण कर लेते हैं और इसके फलस्वरूप यहाँ पर जल का निर्माण हो जाता है। प्रोटॉन ऑक्सीजन से मिलते हैं और जल का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण हो जाता है। इसके फलस्वरूप एडीपी और एटीपी का निर्माण कर देते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कीमियोस्मोटिक थियरी या हाइपोथेसिस है। पूरा का पूरा चित्र की सहायता से इस तरह से आपको बनाना है। इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र थ्योरी को डिटेल में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझाया गया है और यहाँ पर केमियोस्मोसिस, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस, जैसे कि मैंने कॉम्प्लेक्स बताए थे आपको, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये फिर 5 है। एसिमेट्रिकल ओरिएंटेशन, रैंडम नहीं है, ये सीक्वेंस है इनका,
1 2 3 4 5 का सीक्वेंस है। ओके, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन का, जैसे यहाँ NADH का ऑक्सीडेशन दिखाया गया है और ये भी लिखा गया है कि ये से 3 ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ पर ये वही क्विनोन, यूबी क्विनोन और FADS2 है ये यहाँ पर। तो FADS2 जो है वो कॉम्प्लेक्स सेकंड से सीधे यहाँ पर प्रवेश करता है यूबी क्विनोन में, और फिर थर्ड से होते हुए साइटोक्रोम C लास्ट पूरा होते हुए और 4 तक ये पहुँचते हैं। और 4 के बाद आप देखें यहाँ पे वाटर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है वो ATP का निर्माण करने का काम करती है। तो वाटर भी बन रहा है, वाटर मेटाबॉलिक वाटर रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, और ADP से ATP का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। तो ये जो चीज़ है वो केमियोस्मोसिस है ना, ATP सिंथेटेज वहाँ पे काम कर रहा है। और ये जितने भी प्रोटॉन यहाँ पर निकल रहे हैं, ये अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, 3 से साइटोक्रोम C को और A से A3 के दौरान, और यहाँ पर यूबी क्विनोन को जब दिया जाता है कॉम्प्लेक्स 1 से, तो 3 जगह पर ये प्रोटॉन ATP का निर्माण करने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।